हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। यह टॉपिक आप लोगों के क्लास 12th बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न डिहाइड्रेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से पूछे जाते हैं। आइए, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण के बारे में पढ़ा। आज थोड़ा डिटेल में एल्कोहल के निर्जलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। टॉपिक जो है, जैसा अभी मैंने बताया डिहाइड्रेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का निर्जलीकरण है। तो सबसे पहले आते हैं एल्कोहल। तो जनरल फार्मूला एल्कोहल का हम सभी लोगों को पता है, ROH या CnH2n+1 × OH ये लिखते हैं। लगभग सभी बुक्स में ये फार्मूले मिलेंगे। इस फार्मूले को देख लीजिए। जहाँ पे जो R है एल्किल ग्रुप्स है, मेथिल ग्रुप्स, एथिल ग्रुप्स, ETC, प्रोपिल ग्रुप भी हो सकता है। N जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 कार्बन का भी, 2 कार्बन का भी हो सकता है। IUPAC नामकरण देख लेते हैं। फार्मूला हो गया IUPAC नामकरण। प्रीफिक्स जिसको पूर्व लग्न कहते हैं हिंदी में, उसमें OH, जहाँ पे OH ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप लगा हो उसे हम एल्कोहल बोलेंगे। तो अगर प्रीफिक्स पूर्व लग्न का काम करता है तो उसे हाइड्रॉक्सी कहेंगे, और सफिक्स जिसे बोलते हैं सफिक्स, उसमें आल, सफिक्स को हिंदी में अनुलग्न कहते हैं। तो सफिक्स में से आल वर्ड दिया गया है। कौन सा वर्ड दिया गया है? आल। और प्रीफिक्स में जो है हाइड्रॉक्सी वर्ड शब्द दिया गया है। IUPAC नामकरण एल्केन प्लस आल, एल्केनाल ये आता है। समान नाम में एल्किल एल्कोहल कहते हैं। समान नाम में इसे एल्किल एल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ये है CH3OH मेथिल एल्कोहल। IUPAC नामकरण में मेथिनाल। CH3CH2OH एथिल एल्कोहल। IUPAC नामकरण में एथेनॉल। C3H7OH प्रोपिल एल्कोहल। इसमें 2 टाइप की संरचना प्राप्त होती है। CH3CH2CH2OH, जहाँ पे पहले कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे प्रोपेनॉल 1 कहते हैं। या OH समूह जो है कार्बन नंबर 2 पे जुड़ा हो। किस पे जुड़ा हो? कार्बन नंबर 2 पे। तो इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेनॉल 2। तो प्रोपिल एल्कोहल अपनी संरचना के आधार पे 2 प्रकार के एल्कोहल्स बनाता है, प्रोपेनॉल 1 और प्रोपेनॉल 2। 1 इसलिए कि कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा हुआ है। प्रोपेनॉल 2 का मतलब कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक और देख लेते हैं, C4H9OH, C4H9OH जिसे ब्यूटिल एल्कोहल कहते हैं। ब्यूटिल एल्कोहल अपनी संरचना के आधार पे एक 3 टाइप्स के होते हैं, CH3CH2CH2CH2OH। OH जो ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है, इसे ब्यूटेनॉल 1 कहते हैं। CH3CHOH CH2CH3, जहाँ पे OH ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है, जिसे ब्यूटेनॉल 4 कार्बन का है, ब्यूटेनॉल 2 कहते हैं।
ब्यूटेनॉल 2 कहते हैं। इस प्रकार की भी संरचना बनती है CH3C CH3CH3OH। तो 1 2 3 2 मेथिल 3 कार्बन का है, प्रोपेन कहाँ पे है, कार्बन नंबर 2 पे लगा है, तो 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2, 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। इस प्रकार ब्यूटी एल्कोहल अपनी संरचना के आधार पे 3 प्रकार का एल्कोहल बनाता है, ब्यूटेनॉल 1, ब्यूटेनॉल 2, 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। चूँकि OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर लगा हुआ है, इसलिए ब्यूटेनॉल को प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है OH, इसलिए प्राथमिक एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल। इसमें OH समूह जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। और जहाँ पे पहले वाले प्राइमरी एल्कोहल में OH समूह उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को प्राथमिक या प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। इसलिए इस एल्कोहल ब्यूटेनॉल 1 को प्राइमरी एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। और इस कार्बन पर जिस पर OH समूह जुड़ा हुआ है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा हुआ है, यानी द्वितीयक कार्बन परमाणु कहलाएगा। इस कार्बन को द्वितीयक कार्बन परमाणु बोलेंगे या सेकेंडरी कार्बन एटम बोलेंगे, जहाँ पे OH समूह जुड़ा हुआ है। इसलिए ब्यूटेनॉल 2 को सेकेंडरी एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। आइए 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 को देख लेते हैं। तो जो कार्बन, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, यह कार्बन 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3। तो इस कार्बन को जो बोलेंगे तृतीयक कार्बन परमाणु, टर्सरी कार्बन एटम, तृतीयक, क्योंकि 3 से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए तृतीयक। तो OH समूह जो है तृतीयक कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ है, इसलिए इस एल्कोहल को 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 को तृतीयक एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। देख लीजिए इसको ध्यान से। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का निर्जलीकरण है वो किस ऑर्डर पे होगा? तो तृतीयक एल्कोहल में सबसे तेज होगा, फास्ट होगा तृतीयक एल्कोहल में डिहाइड्रेशन, उसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल आएगा और सबसे कम जो है प्राइमरी एल्कोहल आएगा। कौन सा एल्कोहल आएगा? प्राइमरी एल्कोहल आएगा। तो ध्यान रखिएगा, रेडिली जो सबसे अधिक फास्ट डिहाइड्रेशन होगा और तृतीयक एल्कोहल में होगा और सबसे कम जो होगा प्राथमिक एल्कोहल में होगा। तो इस ऑर्डर को आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। तो तृतीयक और सेकेंडरी एल्कोहल में जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं वो सेडजेफ रूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेडजेफ रूल, जेफ नियम और क्या बोलते हैं, हाफमैन नियम। तो सेडजेफ रूल जो है, अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, माने अधिक प्रतिस्थापित, सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है प्रतिस्थापी, अधिक प्रतिस्थापी वाला उत्पाद बहुत ही अधिक स्टेबिलिटी वाला होगा, बहुत ही अधिक स्थायित्व वाला होगा। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है विथ ग्रेटर स्टेबिलिटी, अधिक प्रतिस्थापी समूह वाला जो उत्पाद होगा वो अधिक स्थायी होगा, अकॉर्डिंग टू किसके? सेडजेफ नियम से, कि जो उत्पाद प्राप्त होगा डिहाइड्रेशन के बाद अधिक प्रतिस्थापी समूह वाला अगर उत्पाद है तो सेडजेफ नियम से उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू हाफमैन नियम से, हाफमैन ने क्या बताया था कि डिहाइड्रेशन, जब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा तो जो कम प्रतिस्थापी समूह वाला उत्पाद होगा, उसकी जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी वो प्राप्त होगा किस नियम से? हाफमैन नियम से। तो ध्यान रखिएगा कि जो डिहाइड्रेशन के बाद, एल्कोहल के डिहाइड्रेशन के बाद मोर सब्स्टिट्यूटेड, अधिक स्थायित्व वाला उत्पाद प्राप्त होगा और सेडजेफ नियम से प्राप्त होगा, और कम स्टेबिलिटी वाला जो उत्पाद प्राप्त होगा वो हाफमैन नियम के द्वारा होगा।
तो ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स है जो सेक्जेप नियम और हाफमैन नियम पर आधारित है। देख लीजिए। देख लेते हैं एथिल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा है। एक एग्जाम्पल्स है जिसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। एथिल अल्कोहल का कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में 160 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो एथिलीन प्राप्त होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है अल्कोहल से रिमूव होता है। इसे बोलते हैं एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। तो एल्कीन जो प्राप्त होता है, एल्कीन की स्टेबिलिटी हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो एल्कीन पर जितने एल्किल समूह जुड़े होंगे, जितने अटैच एल्कीन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच जितने भी एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे उसकी स्टेबिलिटी जो है बहुत ही अधिक होगी। तो इस एल्कीन की स्टेबिलिटी सबसे अधिक है। जैसे ही एक एल्किल समूह हट जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी जो है इस एल्कीन से कम हो जाएगी। फिर 2 एल्किल समूह हटा देने से 2H जोड़ देने से ए एल्कीन प्राप्त होगा, इसकी स्टेबिलिटी जो है इससे भी कम होगी। यहाँ देख लेते हैं 2 कार्बन है जहाँ पे एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, यहाँ एक ही कार्बन पे 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा वे एल्कीन जिसके एक ही कार्बन पे प्रतिस्थापी समूह एल्किल समूह जुड़ा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। कब? जब 2 कार्बन पे एल्किल समूह जुड़े होंगे। तो ध्यान रखिएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा सभी चारों जो समूह हैं एल्किल समूह होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा अधिक होगी। जब एल्किल समूह 3 हो जाएंगे उसकी स्टेबिलिटी जो है कम हो जाएगी। अब एल्किल समूह की संख्या 2 हो गई, लेकिन दोनों एल्किल समूह जो है एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इसकी तुलना में। जब 2 विपरीत एल्किल समूह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से 2 एल्किल समूह विपरीत दिशा में जुड़े हों तो उसे ट्रांस बोलते हैं। उसकी स्टेबिलिटी जो है सिस से ज़्यादा होगी। सिस वाला क्या है कि डबल बॉन्ड्स के वन साइड में ही एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो जिसे सिस बोलते हैं, और विपरीत साइड में अगर जुड़े हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं। तो ये सिचुएशन ट्रांस वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी सिस वाले से। उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच केवल एक ही एल्किल समूह है, इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। और सबसे कम किसकी होगी? एथिलीन की होगी। किसकी होगी? एथिलीन की। तो ध्यान रखिएगा जो एल्कीन प्राप्त होगा उसकी स्टेबिलिटी ये आर्डर है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आर्डर। और यह स्टेबिलिटी जो है हाइपर कॉन्जुगेशन पर निर्भर है। इस पर है अति संयुग्मन प्रभाव पर निर्भर करता है। आइए देख लेते हैं कि जो एल्कीन प्राप्त होता है, एथिलीन प्राप्त होता है, वो कितने स्टेप से प्राप्त होता है। तो 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप देख लेते हैं। यदि CH3 CH2 OH एक्सेस में 2 मॉलिक्यूल्स और कंसनट्रेटेड H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो यहाँ से प्राप्त होगा C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर प्लस H2O। तो ध्यान रखिएगा 140 डिग्री सेल्सियस पे डाई एथिल ईथर बनेगा, 160 डिग्री सेल्सियस पे एथिलीन बनेगा। तो इसके जो पद हैं, प्रमुख पद हैं, वो 4 हैं मेन स्टेप। पहले स्टेप में क्या होता है? एथिल अल्कोहल जो है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से 110 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है? रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके C2H5HSO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। सेकेंड स्टेप
सेकेंड स्टेप में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल लो प्रेशर पर क्या बनाते हैं, C2H5 का होल ट्वाइस SO4 डाई एथिल सल्फेट बनाता है और साथ में क्या निकलता है, सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर अटैक कर रहा है वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है निकल जाएगा। थर्ड स्टेप, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 140 से 160 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो एथिलीन प्राप्त होता है और सल्फ्यूरिक एसिड जो है रिमूव हो जाता है। फोर्थ स्टेप, जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को दूसरे एथिल एल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है और साथ में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। तो देख लीजिए ध्यान से, ये जो एथिल एल्कोहल से एथिलीन, एथिल एल्कोहल से एथिलीन और एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर जो प्राप्त होता है वो 4 पदों के द्वारा प्राप्त होता है। पहले पद में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, दूसरे स्टेप में डाई एथिल सल्फेट प्राप्त होता है, तीसरे स्टेप में जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है उसको 160 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने पे एथिलीन प्राप्त होता है। फोर्थ स्टेप, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस एथिल अल्कोहल का दूसरा अणु लेने पर 140 डिग्री सेल्सियस पर तो डाई एथिल ईथर और सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। तो 4 पदों के द्वारा जो है एथिलीन और डाई एथिल ईथर बनाया जाता है। देख लीजिए इसको। देख लीजिए ध्यान से, जो मैकेनिज्म क्रियाविधि है एल्कीन प्राप्त होने की, एथिलीन प्राप्त होने की, वो 4 पदों में होती है। तो ध्यान से देखते हैं। पहले पद में जो है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन प्लस आयन में और HSO4 माइनस हाइड्रोजन सल्फेट आयन में। किस में ब्रेक होता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन सल्फेट आयन में ब्रेक हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन सल्फेट आयन प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल जिसकी ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स उपस्थित होते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन आयन है, प्रोटॉन जिसको बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा, ग्रहण करेगा और ग्रहण करके क्या बनाएगा, CH3CH2। एथिल अल्कोहल है CH3CH2OH, पहले सी था AH प्लस, चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसका ग्रहण करेगा। तो यहाँ ग्रहण करने के बाद H यहाँ जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन पे कौन सा करेक्टर आ जाएगा, चूँकि यहाँ प्लस है तो प्लस करेक्टर आ जाएगा। CH3CH2 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और इलेक्ट्रॉन युग्म 2 थे ऑक्सीजन परमाणु पे, एक हाइड्रोजन आयन जो है ग्रहण कर लिया और जो प्लस करेक्टर हो ऑक्सीजन परमाणु पे आ गया, जिसे बोलते हैं प्रोटोनेटेड एथिल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बोलते हैं इसको, प्रोटोनेटेड एथिल एल्कोहल बोलते हैं। और इस प्रोसेस को जो सेकेंड स्टेप में हो रहा है प्रोटोनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोनेशन प्रोसेस। प्रोटोनेशन हो जाता है किसका, एथिल एल्कोहल का। फिर सेकेंड स्टेप में और बहुत ही स्लो होता है स्टेप, कौन सा होता है, स्लो। और यही थर्ड स्टेप जो है रेट डिटरमिन स्टेप होता है। एथिल अल्कोहल से जो एथिलीन प्राप्त होता है, स्लो स्टेप, और यह स्टेप जो है रेट डिटरमिन स्टेप कहलाता है। कौन सा, क्योंकि स्लो स्टेप, जितना ही स्लो स्टेप होगा उतने ही हम उसका वेग निर्धारण, अभिक्रिया का जो वेग है उसका निर्धारण कर सकते हैं। तो वेग निर्धारण जो है थर्ड स्टेप से होगा। तो यहाँ पे जो है प्रोटोनेटेड जो एथिल अल्कोहल है वो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ब्रेक करके ये पूरे
को वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या करेगा, निकाल देगा। और जब वाटर मॉलिक्यूल्स में निकलेगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इस पर प्लस कैरेक्टर आ जाएगा, CH3 CH प्लस आ जाएगा और प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, निकल गया। इस प्लस कैरेक्टर को बोलते हैं कार्बोनियम आयन। कार्बन पे अगर प्लस कैरेक्टर आ गया तो उसे हम कार्बोकैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन, या उसे हम बोलते हैं कार्बोनियम आयन कहते हैं। तो कार्बोनियम आयन प्राप्त होगा थर्ड स्टेप में। और थर्ड स्टेप से कार्बोनियम आयन से जो H+ यहाँ जुड़ रहा है वो वास्तविक रूप से निकलेगा और निकल के फिर सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो H+ जो यहाँ जुड़ रहा है यहाँ से H+ निकलेगा और एथिलीन बना लेगा। क्या बना लेगा, एथिलीन बना लेगा। तो कैसे निकलता है ये देख लीजिए। 3 कार्बन है, H2C हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन है इस एथिल कार्बोनियम आयन में कि इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो H2CH2+। तो ये जो बांड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा डबल बांड के रूप में और ये हाइड्रोजन जो है H+ के रूप में क्या होगा, निकल जाएगा। और निकलेगा तो यहाँ डबल बांड शिफ्ट होने पे एथिलीन बन जाएगा और H+ निकल जाएगा। और यही H+ जो है यहाँ पे बचा हुआ HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट है उसे जुड़ के क्या बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो इंटरमीडिएट मध्यवर्ती इंटरमीडिएट बोलते हैं, मीडिएट हिंदी में मध्यवर्ती बोलते हैं, जिसके द्वारा एथिलीन प्राप्त हो रहा है उसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनियम आयन। तो ध्यान रखिएगा कार्बोनियम आयन जो है इंटरमीडिएट है या कार्बोकैटायन। ध्यान से इसको देख लीजिए। जो मध्यवर्ती है इस क्रियाविधि में वो कार्बोनियम आयन है। कौन सा आयन है, कार्बोनियम आयन। एक एल्कोहल्स और देख लेते हैं जिसे ब्यूटेनॉल 1 कहते हैं, CH2। जब इसका डिहाइड्रेशन किया जाता है ब्यूटेनॉल का तो 2 प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, सेडजेफ नियम या हाफमैन नियम के अकॉर्डिंग। तो एक प्राप्त होता है ब्यूटीन 2 और एक प्राप्त होता है ब्यूटीन 1। ध्यान रखिएगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट है सेडजेफ नियम के अकॉर्डिंग तो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है जो मोर स्टेबिलिटी होता है सेडजेफ नियम के अकॉर्डिंग। तो जो ब्यूटीन 2 है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, अधिक उत्पाद के रूप में होगा सेडजेफ नियम के अकॉर्डिंग, जबकि ब्यूटीन 1 जो है हाफमैन नियम के अकॉर्डिंग होगा, जो कम उत्पाद माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। यानी ब्यूटेनॉल 1 का जब डिहाइड्रेशन करते हैं, एथिल अल्कोहल का जब करते हैं डिहाइड्रेशन, तो ओनली 1 प्रोडक्ट एथिलीन प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही हायर अल्कोहल की तरफ बढ़ते हैं जैसे ब्यूटेनॉल 1, तो जब ब्यूटेनॉल 1 का डिहाइड्रेशन किया जाता है तो 2 प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, एक ब्यूटीन 2 और एक ब्यूटीन 1। जो ब्यूटीन 2 है वो उसकी स्थायित्व ज़्यादा है तो सेडजेफ नियम के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा ब्यूटीन 2, और माइनर प्रोडक्ट जो है कम उत्पाद के रूप में ब्यूटीन 1 प्राप्त होगा। यानी यहाँ पे 2 उत्पाद प्राप्त होंगे ब्यूटेनॉल 1 का डिहाइड्रेशन कराने पर। तो ध्यान रखिएगा लगभग ये 80% प्राप्त होगा और ये 20% प्राप्त होगा। यानी ब्यूटेनॉल का निर्जलीकरण कराने पर ब्यूटीन 2 और ब्यूटीन 1 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। ट्रिक देख लीजिए, जब इसका प्रोटोनेशन मैग्नीज में करेंगे, प्रोटोनेशन कराएंगे ब्यूटेनॉल का, तो ये जो प्रोटॉन है
इसके कार्बन ऑक्सीजन एटम पे जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा और ब्यूटिल एल्कोहल का ब्यूटेनॉल 1 का जो है प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहलाएगा ये। अब प्रोटोनेटेड एल्कोहल का जो अभी मैंने मैग्नीज में क्रियाविधि में बताया कि ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये वाटर के रूप में क्या होगा, निकल जाएगा, वाटर के रूप में निकल गया और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होने के कारण इस कार्बन में प्लस कैरेक्टर आ गया, तो इसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन। जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोनियम आयन है, इसको बोलते हैं पहले कार्बन पर लगा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक ही कार्बन है, इसलिए इसको हम प्राइमरी कार्बोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बोनियम आयन बोलते हैं या कार्बोकैटायन बोलते हैं। अब प्राइमरी कार्बोनियम आयन जो है शिफ्टिंग होगी, यानी जो सेकेंड कार्बोनियम आयन से अटैच जो कार्बन एटम है उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो जाएगा कार्बोनियम कैटायन पर, जो प्लस करेक्टर का है उस पर शिफ्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 माने 2 से हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है किस पर, 2 पे, तो इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो जब शिफ्ट होगा तो जो प्लस करेक्टर है उस कहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड पे आ जाएगा। तो सेकेंड पे आएगा तो CH3 CH2 CH प्लस करेक्टर और CH3, यहाँ CH2 था, जब H यहाँ जुड़ जाएगा तो CH3 बन जाएगा, प्लस करेक्टर जो है कार्बन नंबर 2 पे आ जाएगा। तो कार्बन नंबर 2 पे जो प्लस करेक्टर है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन से, इसलिए इसे सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। इस प्रकार जो ब्यूटेनॉल 1 है तो इंटरमीडिएट यहाँ 2 प्रकार का प्राप्त होता है, एक प्राइमरी कार्बोनियम आयन और एक सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। तो हम लोगों को पता है जो स्थायित्व है वो द्वितीयक कार्बोनियम आयन की ज़्यादा होती है, किससे, प्राथमिक कार्बोनियम आयन से। तो द्वितीयक कार्बोनियम आयन बनने के कारण ब्यूटीन 2 प्राप्त हो रहा है जो मेजर प्रोडक्ट के रूप में है। प्राथमिक कार्बोनियम आयन प्राप्त होने के कारण ब्यूटीन 1 प्राप्त होता है जो माइनर प्रोडक्ट है, कम उत्पाद है। क्यों, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी जो है प्राथमिक कार्बोनियम आयन की कम होती है और द्वितीयक कार्बोनियम आयन की ज़्यादा होती है, इसलिए ब्यूटीन 2 जो है द्वितीय कार्बोनियम आयन से प्राप्त होगा जो अधिक उत्पाद कहलाएगा, और जो प्राइमरी कार्बोनियम आयन होगा, प्राथमिक कार्बोनियम आयन होगा, उससे ब्यूटीन 1 प्राप्त होगा जो कम उत्पाद है। देख लीजिए इसको, ये हिंट है मैग्नीशियम का, किसी भी एल्कोहल का ये अगर हिंट क्लियर हो गया, पहला मैग्नीशियम क्लियर हो गया तो उससे आप बता सकते हैं कि किस कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, किस कार्बोनियम आयन की कम होगी। तो इस प्रकार एथेनॉल के बाद जो है जो प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, उससे 2 प्रकार के एल्कीन प्राप्त होते हैं, ब्यूटीन 2 और ब्यूटीन 1। ब्यूटीन 2 की स्थायित्व ब्यूटीन 1 से ज़्यादा होती है, इसलिए ब्यूटीन 2 मेजर उत्पाद है और ब्यूटीन 1 माइनर उत्पाद है। आइए एक एल्कोहल और लेते हैं जिसको बोलते हैं 5 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन का है, जिसे बोलते हैं नियोपेंटेनॉल। क्या बोलते हैं इसको, नियोपेंटेनॉल। नियो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन है नियो का 3 और C होना चाहिए, तो ये सिचुएशन यहाँ आ रहा है, इसको हम लोग नियो बोलते हैं, तो ये नियोपेंटेनॉल है। नियोपेंटेनॉल का ट्रिक से कार्बोनियम आयन निकालना है, तो हम इस OH को हटा देंगे। जब OH को हटा देंगे तो इस पर कौन सा करेक्टर आ जाएगा, प्लस, तो ये कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन बन गया। अब कार्बोनियम आयन में यह कार्बन जो है केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम प्राथमिक कार्बोनियम आयन बोलेंगे। अब यहाँ पे जो है प्राथमिक कार्बोनियम आयन, तो यहाँ देखना है एक होता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है, और यहाँ पे चूँकि मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मेथिल का यहाँ शिफ्टिंग हो रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 1,2 मेथिल शिफ्टिंग। 1,2 मेथिल शिफ्टिंग, यानी जो मेथिल समूह है वो C+ वाले कार्बन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब यहाँ जुड़ेगा तो CH3 यहाँ से गायब हो जाएगा, तो इस कार्बन पे प्लस करेक्टर आ जाएगा। तो इस प्रकार सिचुएशन हो जाएगा। शिफ्टिंग होने के बाद मेथिल शिफ्टिंग हो गई, यहाँ मेथिल शिफ्टिंग होगी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि CH3 सब जुड़े हुए हैं। यहाँ पे H जुड़ा हुआ था, इसलिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। इसका ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि कार्बोनियम आयन
हमको डिफरेंट प्राप्त करना है, और डिफरेंट प्राप्त होने के बाद तो तृतीयक कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उससे कम होती है द्वितीयक कार्बोनियम आयन की, उससे कम होती है प्राइमरी कार्बोनियम आयन की। तो यहाँ से प्राथमिक कार्बोनियम आयन था, लेकिन यहाँ से जो है जो एक कार्बोनियम आयन है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, यानी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं तृतीयक कार्बोनियम आयन। कौन सा कार्बोनियम आयन? तृतीयक कार्बोनियम आयन बोलते हैं इसको। और तृतीयक कार्बोनियम आयन की जो स्टेबिलिटी है इससे क्या होगी? प्राइमरी कार्बोनियम आयन से अधिक होगी। तो तृतीयक कार्बोनियम आयन यहाँ प्राप्त हो जाएगा। शिफ्टिंग के दौरान इस ट्रिक को ध्यान से देख लीजिए। और तृतीयक कार्बोनियम आयन की जो स्टेबिलिटी है वो प्राइमरी कार्बोनियम आयन से क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसलिए नियोपेंटेनॉल से जो प्रोडक्ट एल्कीन प्राप्त होगा 160 डिग्री सेल्सियस पे सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नियोपेंटाल को जब हीट करते हैं तो यहाँ से जो मेजर प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो 2-मेथिल ब्यूटीन 2 प्राप्त होता है। 2-मेथिल ब्यूटीन 2, 1 2 3 4, 2-मेथिल ब्यूटीन 2 प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा नियोपेंटेनॉल का 160 डिग्री सेल्सियस पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हीट करेंगे तो 2-मेथिल ब्यूटीन 2 प्राप्त होगा। 2-मेथिल ब्यूटीन 2 प्राप्त होगा। देख लीजिए इसको। मैगजीन आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, क्रियाविधि क्लियर होना चाहिए। जल्दी से 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। दी इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग दी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। CPMT 1988 में पूछा गया था कि जो इंटरमीडिएट बनता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के निर्जलीकरण के दौरान जो इंटरमीडिएट बनता है वह इंटरमीडिएट जो है कार्बोनियम आयन है। देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर कार्बोनियम आयन। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच फॉलोइंग एल्कोहल नॉट फॉर्म एल्कीन प्रेजेंस ऑफ हार्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड।